मुलाकात से पहले यशपाल पर एक ही महिला का प्रभाव था और वो थी उनकी मां, जिनका संघर्ष यशपाल के उपन्यासों और कहानियों के नारी चरित्रों में कई जगह दर्ज हुआ है। यशपाल की नारी वो भारतीय नारी है जो उनकी मां है, जो जिम्मेवारी समझती है, जिम्मेवारी निभाती है, डिसीजन मेकिंग करती है और समाज की नेता बनती है, समाज के पीछे चलने वाली नहीं बनती है। 1938 में यशपाल जेल से रिहा कर दिए गए और फिर हुआ ये कि बारूद से दोस्ती रखने वाला ये शख्स बेहद धारदार लेखक के रूप में उभरने लगा। यशपाल के आगे ये बात आईने की तरह साफ थी कि अब उन्हें कलम के जरिए ही संघर्ष करना है। लोगों की आंखों में गुस्सा, कदमों में जोश, जुलूस, जलसे, सभाएं और नारे, यही सब था जो जेल से निकलने के बाद यशपाल को दिखाई दिया। अंग्रेजों ने उनके लाहौर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया, इसलिए यशपाल और प्रकाशवती ने लखनऊ में रहने का फैसला किया। नजाकत और नफासत की नगरी लखनऊ तब बागी शायरों और लेखकों का गढ़ बन चुकी थी। इस शहर की गलियों ने वाजिद अली शाह को कैद होकर वतन छोड़ते हुए देखा था और फिर गदर के दौरान हिंदुस्तानी सिपाहियों की लाशों को इसी शहर में आखिरी सलाम कहा। लखनऊ का मौजूदा शिवाजी मार्ग कभी हीवट रोड के नाम से जाना जाता था। इसी सड़क पर 21 नंबर के मकान को यशपाल ने अपना आशियाना बनाया और शुरू हुआ जिंदगी का एक नया दौर। यहां से यशपाल ने हिंदी में विप्लव नाम से साप्ताहिक पत्रिका निकालना शुरू की। जल्द ही उसका उर्दू संस्करण बागी भी निकला। यशपाल जैसी सोच रखने वाला आदमी पत्रिका निकाले तो उसे विदेशी सरकार कैसे बर्दाश्त करती। साल भर बाद ही पत्रिका पर सरकारी कहर टूटा और उस पर रोक लगा दी गई। तब तक यशपाल एक लेखक की हैसियत से स्थापित हो चुके थे और लेखक भी ऐसा जो लेखन को दैनिक मजदूरी की तरह अंजाम देता था। इसकी गवाही अमेरिका में बस गए उनके पत्रकार बेटे आनंद से बेहतर और कौन दे सकता है। वो कहते थे कि मैं लेखन की मजदूरी करता हूं और उसको वो 9 से 5 की नौकरी के समान ही निभाते थे। विप्लव और बागी नौजवान नस्ल में बेहद लोकप्रिय हुए। इसमें 5-6 स्तंभ यशपाल कई उपनामों से खुद लिखते थे, लेकिन अखबार बंद होने के बाद भी उनकी कलम की धार पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यशपाल की कलम चली तो फिर इतिहास रचता चला गया। दादा कॉमरेड और दिव्या जैसे उपन्यासों की रचना, कई असरदार कहानियां और लेख यशपाल को स्थापित करते गए। उन्होंने करीब 150 कहानियां, 12 उपन्यास, 2 यात्रा संस्मरण, विदेशी भाषाओं के 3 उपन्यासों और कई निबंधों के अनुवाद, सैकड़ों लेख, व्यंग और निबंध लिखे। लेकिन यशपाल जिस वजह से साहित्य में अमर हुए वो उनका उपन्यास था झूठा सच, भारत विभाजन का साहित्यिक दस्तावेज। झूठा सच बिल्कुल एक अलग तरह का मास्टरपीस है और इस मास्टरपीस का अगर वेस्टर्न लिटरेचर में मुकाबला किसी से किया जाए, इसके कैनवास की वजह से और इसके फैलाव की वजह से, तो वो वार एंड पीस है। सिवाय वार एंड पीस के कोई दूसरी चीज जहन में आती नहीं है। यशपाल के झूठा सच में जो कुछ है वो उन्होंने न सिर्फ देखा और महसूस किया बल्कि बर्दाश्त भी किया। विभाजन के समय उन्होंने इंसानी रिश्तों का ताश के पत्तों की तरह बिखरना देखा। एक नए मुल्क का जन्म हुआ। ये इतनी बड़ी घटना थी जिसने न सिर्फ अपने समय के साहित्य पर असर डाला बल्कि नए साहित्य को भी जन्म दिया और विभाजन को लेकर लिखे गए उपन्यासों में
यशपाल के झूठा सच ने अपना अलग मुकाम बनाया। झूठा सच को इतिहास के दस्तावेज की तरह सच्चा बनाने के लिए यशपाल इसे लिखने के दौरान ऐसे सैकड़ों लोगों से मिले जिन्हें विभाजन की त्रासदी झेलनी पड़ी। वो मेरी माँ से झूठा सच की जब वो लिख रहे थे, मेरी माँ से आके लगातार बात करते रहते थे, क्योंकि मेरी माँ के परिवार में 7 बहनें थी और 3 भाई थे। बहुत बड़ा परिवार था, पंजाबी परिवार, कि किसी के मरने पे क्या कुछ होता था। और अगर आपने झूठा सच पढ़ा हो तो झूठा सच शुरू ही उस कहानी से होता है कि लोग स्यापे पे गए हैं। लखनऊ के हजरतगंज का ये कॉफी हाउस नई नस्ल के लिए भले ही दिलचस्पी की वजह ना हो, लेकिन 60 के दशक में यहाँ हिंदी और उर्दू के दिग्गज साहित्यकार और राजनेता शाम गुजारने के लिए इकट्ठा होते थे। इनमें यशपाल की मौजूदगी सबसे असरदार रहती थी। कॉफी हाउस के लोगों को वो दौर आज तक याद है। कोई राजनीति के बहस शुरू होती थी, सब लोग अपना अपना शुरू करते थे और इतनी जोर होता था कि काफी शोर मत मालूम हो रहा कोई झगड़े कर रहे हैं। झगड़ा नहीं हो रहा था मगर मालूम हो रहा था कि झगड़ा हो रहा। ठाठ बाट से कॉफी हाउस में आने वाले यशपाल अपने पहनावे को लेकर बेहद जागरूक रहते थे। जाड़ों में सूट और बूट तो यशपाल की पहचान बन गए थे। यशपाल जी मूलतः सुरुचिपूर्ण और परिष्कृत रुचि के व्यक्ति थे, क्योंकि मैंने भी बचपन से और उसके बाद कम से कम 20-25 साल उनके साथ गुजारे। उनको मैंने कभी भी मैले कपड़ों में नहीं देखा। उनको अच्छे कपड़े पहनने का शौक था। अच्छे कपड़ों से ये रखने की कीमती कपड़े हों वो, लेकिन अच्छे सिले हुए हों और साफ हों। यशपाल का ये रखरखाव उनकी गहरी दोस्त और बीवी प्रकाशवती ने अपने जिम्मे ले रखा था। हालांकि प्रकाशवती बेटे आनंद और बेटी की जिम्मेदारियों में भी व्यस्त रहती थीं, पर घर गृहस्थी के झमेलों के